हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। और बेटा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस अमेजिंग से बैच में, जो कि है हमारा प्रज्ञान बैच। और आपका सपना है आई सर जाना, मिलके हम इसे अचीव करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए मक्खन हो जाने वाली है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको आईसर एग्जाम के बारे में बता देता हूं। पेपर टफ नहीं आता, पेपर बिल्कुल आसान होता है। जेई मेन लेवल तक का ऑलमोस्ट रहता है। आपके हर सब्जेक्ट में, आपकी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चंस आते हैं। और उन 15 क्वेश्चन में से अगर आप बेटा अगर 12-13 क्वेश्चन भी कर देते तो ऑल इंडिया टॉप रैंक्स में आप लोग जा सकते हैं। और हम मिलके इंश्योर करेंगे कि हमारी ऑल इंडिया टॉप रैंक आए। बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल बेसिक से लेते हुए बिल्कुल अल्टीमेट लेवल तक जाएंगे। बहुत बहुत मजा आएगा, मैं ये मान के कराऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, बेसिक से उठाते हुए अल्टीमेट लेवल तक जाएंगे। जेई मेन, जेई एडवांस लेवल तक के भी अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करें। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक चीज एंड तक देखना, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे प्रज्ञान वाले बच्चों, तो शुरू करें आज की धांसू वाली क्लास। बिल्कुल मजा आएगा। और देखो बेटा, इस पूरे बैच में हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न रखा गया है। एक दिन आपका पूरा कंसेप्ट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के। और अगले दिन पूरे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उस चैप्टर पे कैसे कैसे पीवाईक्यू आए हुए हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम पहला चैप्टर, जिसका नाम मोल कॉन्सेप्ट है या इसी को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसके हम सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। और थोड़े मोड़े उस पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू भी उनको समझने की कोशिश करेंगे। और जो अगली क्लास होगी, सेकंड क्लास, उसमें इसी चैप्टर की बस धुआंधार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट आज पहली क्लास में यही सीक्वेंस रखना है, अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठना, एक एक चीज बिल्कुल समझ में आएगी। शुरू कर ले भाई। चलो, तो मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार, तो शुरू किया जाए। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। सर इसी को हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब बच्चा ये सोच रहा है कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहले तो सर यही बताओ ना, केमिस्ट्री होती क्या है। सर किस चीज की पढ़ाई है केमिस्ट्री। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। आपने बेटा मैटर सुना होगा बचपन से। मैटर क्या होता है, मैटर बताओ। सर सुना तो था छठी सातवीं आठवीं में, सर भूल गए। अजीब, मैटर बड़ी आसान चीज है। दुनिया में कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और वो कुछ वॉल्यूम घेर रही है तो उसको अपन मैटर बोलते हैं। जैसे ये मार्कर, इसका कुछ वजन है ना, हाँ सर कुछ वजन है, और ये वॉल्यूम भी घेर रहा है, तो ये मैटर हो गया। आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप रखा हुआ है, इसका कुछ वजन है ना, जो आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है कुछ वजन है ना, और वो कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है ना, तो वो भी मैटर हो गया। बिल्कुल, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो या बेड पे बैठे हो या कुछ कह रहे हैं, अरे सर हम तो खटिया पे बैठे हुए हैं तो उसका भी कुछ वजन है, कुछ वॉल्यूम घेर रही है, तो वो भी मैटर है। तो बस मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई, मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई केमिस्ट्री कहलाती है। ओके सर जी, सब कुछ मैटर के बारे में जानना ही आपकी केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है सर। कुछ बच्चे सोचते हैं सर केमिकल्स की पढ़ाई केमिस्ट्री है। अरे केमिकल भी तो मैटर ही है, केवल केमिकल की पढ़ाई केमिस्ट्री नहीं है। जैसे मैं भी तो मैटर हूं, मैं किस चीज का बनाऊं, कैसे बनाऊं, है ना, क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये पढ़ाई भी केमिस्ट्री है। तो मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई को ही केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो इसको लिख लेते हैं। तो केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। ओके सर, केमिस्ट्री इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है सर, बिल्कुल आत्मा में समा गया। मैटर के बारे में सब कुछ जानना ही केमिस्ट्री है। बिल्कुल। अब भाई अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले हमें मैटर को समझना पड़ेगा। और मैटर को सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन करने की बेटा कोशिश करी डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। ओ, डाल्टन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बिल्कुल। और बेटा किसके थ्रू, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन ने बेटा मैटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थ्रू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसका जो मेन पॉइंट था, इसने क्या बोला कि जो भी मैटर है ना, मैटर वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है। किसका? एटम्स का। उस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो इसके जो मेन समरी है, सारे पॉइंट बताऊंगा, बट जो इसके मेन पॉइंट है वो यही है बेटा, इसका कहने का मतलब कि जो मैटर है ना, क्योंकि देख केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को समझना पड़ेगा। तो मैटर को इसने एक्सप्लेन किया और इसने बोला दुनिया में जो भी मैटर है ना, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम। लोगों ने पूछा भाई कितने छोटे पार्टिकल हैं? इसने बोला इतने छोटे होते हैं एटम कि दुनिया में उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या प्रपोज किया? इट प्रपोज्ड दैट मैटर कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है सर, एक एक बिल्कुल पॉइंट आत्मा में समा जाए। फिर देख उस पर हम क्वेश्चंस के थ्रू भी हम सीखेंगे, कंसेप्ट तो हमें बिल्कुल आत्मा में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है सर, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने यही प्रपोज किया कि मैटर कंसिस्ट्स ऑफ very very small particle, matter consists of very very small particles, very very small particles, हाँ, called atom। और इसने बोला दुनिया में एटम से छोटा कुछ नहीं होता। ओके सर जी, ठीक है भाई, अभी और भी बताएंगे, डाल्टन के और भी पॉइंट थे, बट एक चीज समझ में आ गई। पहली चीज सर, केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हो, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री भैया मैटर की पढ़ाई है। ठीक है, अब मैटर क्या है, किस चीज का बना है, उसके बारे में डाल्टन ने आइडिया दिया। इसने बोला जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स का बना होता है। ठीक है भाई, तो अब एक चीज यहां से समझ में आ गई। क्या सर, यहां से क्या समझ में आया? अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सर केमिस्ट्री तो मैटर की पढ़ाई है। बिल्कुल, साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर के बारे में सब कुछ जानती है। और मैटर किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। तो मेरे बेटा अल्टीमेटली देखें तो अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको एटम्स पढ़ने पड़ेंगे। तो केमिस्ट्री एटम और मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई है। ओके सर, पूरी स्लाइड आत्मा में समा गई मेरे बच्चे? बिल्कुल सर। अब देखो, ये तो मैंने यहां लिखा है, बट मैं आपके लिए एक ब्रीफ नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं जिसमें बेटा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर्ड हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा सब कुछ एज इट इज यहाँ पे मैंने आपको नोट के फॉर्म में भी दे दिया है। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे बेटा इसमें कवर्ड हैं। ठीक है सर, तो भाई साइंस तो क्या है भाई? नेचर की पढ़ाई को बोलते हैं साइंस, है ना? हाँ, केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मतलब डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। आ गया समझ में? ओके, तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है कि सर एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा। एटम क्या होता है मेरे बेटा? मान लो हाइड्रोजन का एटम है, ये एक हो गया पार्टिकल। ठीक है सर, बिल्कुल, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। जब भी, तो ये हो गया एटम। ओके सर, अकेला एटम। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। चलो मान लो ये हाइड्रोजन का एटम था, सिंबल से लिख दिया। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं, मान ले H2, तो H इज द हाइड्रोजन एटम एंड H2 इज द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम चिपके हैं। ओके, ओके सर जी, आ गई बात समझ में। एटम और मॉलिक्यूल में फर्क समझ में आया? जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये एटम और मॉलिक्यूल की पढ़ाई है। पिछली स्लाइड में जो बताया वो यहाँ पे सब रिटन फॉर्म में। बिल्कुल भाई, क्लियर हो गया? ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक आइडिया लग गया। अब डाल्टन ने क्या क्या बोला था हम उसको भी देख लेते हैं। हाँ सर जी, डाल्टन ने तो बहुत कुछ बोला था एटम के बारे में। ठीक है सर, तो सर हमें बताओ ना डाल्टन साहब ने क्या क्या बोला था। चलो अब मैं बता देता हूं डाल्टन साहब ने आपको क्या क्या बोला था। चलो, तो डाल्टन ने मेरे बेटा ये बोला था कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। इसने बोला एटम इतना छोटा होता है कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, और छोटे हिस्सों में तोड़ ही नहीं सकते।
अच्छा, तो डाल्टन ने ऐसा बोला था। इसने बोला एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी बना नहीं सकते। अच्छा, और एटम्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, तो ये बेटा डाल्टन के मेन पॉइंट हैं। और अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम। जैसे भाई जब हर चीज एटम की बनी है, लोगों के मन में क्वेश्चन उठा, सर आप भी एटम के बने हो, ये मार्कर भी एटम का बना है, तो आपके मन में क्वेश्चन, तो सर ये आपके जैसा क्यों नहीं है दिखने में? सोचने वाली बात है ना। तो इसने बोला अरे इसमें जो एटम है वो डिफरेंट टाइप के हैं, इसमें जो एटम है वो डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं। कहने का मतलब गोल्ड लगता है पीला पीला चमकदार, कोयला कार्बन काला काला, जबकि डाल्टन के अकॉर्डिंग दोनों एटम के बने हैं, गोल्ड भी और कार्बन भी। तो इसने बोला अलग अलग इसलिए दिखते हैं, गोल्ड में जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं, कार्बन में जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और बस जोड़ लो कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ different types of atom, consist of different types of atoms। चल अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर डाल मेरे बेटा। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे मतलब अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट में, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में तू अंदर देख बाहर देख सरफेस पे देख, सारे एटम एक ही जैसे होंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, बट अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं। गोल्ड में अलग एटम होंगे, सिल्वर में अलग प्रकार के एटम होते हैं। ओके सर जी, आ गई बात समझ में। चलो अभी तक क्या क्या पढ़ा, सब लोग अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर जी, इसको अब बहुत ध्यान से देख लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा मेरे बेटा, चलो आओ एक बार समराइज कर डालो। ठीक है सर जी, कर देंगे सर समराइज, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री किस चीज की पढ़ाई है? मैटर की डिटेल पढ़ाई है, मैटर के बारे में सब कुछ जानना। और मैटर क्या होता है? एटम का बना होता है। तो केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा, मैटर को पढ़ने के पहले एटम को समझना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री असलियत में एटम और मॉलिक्यूल की पढ़ाई है ना। वही देख सारे पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए। फिर डाल्टन ने क्या बोला था बेटा एटम के बारे में? इसने बोला मैटर एटम का बना है, एटम दुनिया में और छोटा कुछ हो नहीं सकता, है ना। ये एटम्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी, बिल्कुल। और एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स के होते हैं। ये डाल्टन ने बोला मेरे बच्चे। तो मुझे अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, अब सुनता जा, अब जीवन का मजा आ जाने वाला है अगले कुछ क्षणों में। जिन चीजों को आप रटते आए थे मेरे बच्चे, वो अब बिल्कुल आत्मा में समा जाएगा। ठीक है, अब भाई केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमको एटम को पढ़ना है। सबसे पहले एटम की सारी प्रॉपर्टीज को जानना है, जैसे कि एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर, एटम के बारे में सब कुछ जानना है अपन को। अब देखो अगले कुछ क्षणों में तुम्हें जिन चीजों को रटते थे वो सब यहाँ पे मैं प्रूव करते हुए दिखाऊंगा आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उससे बेटा आपके आईसर में, है ना, बहुत अच्छे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है भाई, मुझे एटम के बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है, जैसे एटम की सारी प्रॉपर्टी, जैसे एटम का वेट, एटम का साइज। चलो सबसे पहले जानते हैं एटम का वेट। ओके, एटम का वेट कैसे निकालते हैं? क्या बात कर रहे हो सर? हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। हमें पता है अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, बिल्कुल। तो अलग अलग एटम का वेट अलग अलग होगा, जैसे हाइड्रोजन के एटम का वेट अलग, ऑक्सीजन के एटम का वेट अलग। तो कैसे निकालते हैं? हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। इसको बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। ठीक है सर, खुरा दो सर, वी आर एब्सोल्युटली रेडी सर। तो सुनो, अब सब लोग सुनते जाना। ठीक है सर जी, बिल्कुल तैयार हैं सर, कराओ। अब एटम का वेट कैसे निकाला जाता है इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी एटम की बात को छोड़ो, आपको मेरा वेट नापना था तो आपने मेरा वेट साइंटिस्ट लोगों ने कैसे नापा? तो आज के बाद ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज अगर नापनी है ना तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है? सर स्टैंडर्ड ये क्या होता है? सर स्टैंडर्ड से तो हम समझते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड के लोग हैं तो अमीर लोग हैं। सर हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं
कि हम भी सर स्टैंडर्ड वाले लोग बन जाए। बनेगा भाई, ईमानदारी से पढ़, आप ही अमीर बनोगे, तगड़े वाले अमीर बनोगे, स्टैंडर्ड के लोग। बट यहाँ वो वाले स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा वेट नापना था, तो मेरा वेट कैसे नापा गया? हाँ सर, कैसे नापा गया आपका वेट? दुनिया में कोई भी चीज नापनी है ना तो एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। कैसे? अब जैसे मेरा वेट नापना था, तो बेटा दुनिया के सारे साइंटिस्ट लोग मिल बैठे और उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि इतने बड़े लोहे के टुकड़े को पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी। 1 किलो का बट्टा देखा है ना तुमने सब्जी वाले की दुकान पर? हाँ सर, 1 किलो का वो लोहे का बट्टा होता है। क्या ये भगवान जी ने लिख के भेजा है क्या 1 किलो है? नहीं, साइंटिस्ट लोग मिल बैठते हैं पूरी दुनिया के और मिलके डिसाइड करते हैं कि इस वजन को पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी। ठीक है सर, तो स्टैंडर्ड मान लिया गया। फिर मेरा वजन नापना था, तो मेरा वजन कैसे नापा? मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया। ये मैं हूं, मान ले मैं हूं। सर जी ये तो आपके जैसा ही लग रहा है। तो ठीक है, मान लो मैं ही हूं, मतलब मास्टर की बेइज्जती हो जाए बस, यही तो चाहिए सर जीवन में। तो ये मान लो मैं हूं, मेरा वजन नापना था। तो मेरा वजन नापने के पहले क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज को नापने से पहले स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। तो आपने साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टैंडर्ड मान लिया 1 किलो, कि पूरी दुनिया इतने वजन को 1 किलो बोलेगी। फिर आपने मेरा वजन नापना था, आपने मेरे वजन को इस स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करते हैं हम, और आपने देखा कि सर का वजन इस वजन का 70 गुना है, तो आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। तो दुनिया में मेरे बेटा कोई भी चीज नापनी है तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। ओके सर जी, तो बड़ी बड़ी चीजों का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको 1 किलो बोला गया, 1 किलोग्राम। ओके सर, सेम वे अगर एटम्स का वजन नापना है, एटम्स का अगर वजन नापना है तो बेटा उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। अरे सर सही कह रहे हो। तो एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया, जो स्टैंडर्ड माना गया, उस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया मेरे बेटा, उस स्टैंडर्ड को या बोल लो या रेफरेंस बोल लो। एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस माना गया, जैसे हमारा जो वजन है, बड़ी चीजों के वजन को नापने के लिए स्टैंडर्ड माना गया 1 किलोग्राम। एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसी को बोल देते हैं अपन एएमयू। ओ, या आजकल इसी को हम बोलने लगे हैं यूनिफाइड मास, केवल यू। तो एएमयू या यू लिखा हो बात सेम है मेरे बेटा। ओके, ठीक है सर। तो ये स्टैंडर्ड माना गया दुनिया में किसी भी चीज का, अगर हमें एटम का अगर हमें वजन निकालना है तो सर ये कैसा वजन है, किसको माना गया 1 AMU? तो सुन, अब आप मुझे बताओ, एटम का वजन नापने, लॉजिकली सोच के बताना, एटम का वजन नापने के लिए, एटम का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बहुत बड़ा वजन होना चाहिए, बहुत छोटा? अजी बहुत छोटा, क्योंकि एक एटम को तो छोड़ो, एक एटम को तो छोड़ो, मैं 10,000 एटम भी चिपका के रख दूंगा ना तब भी अपनी आंख से हम देख नहीं सकते। एक एटम इतना छोटा होता है। तो बेटा अगर एटम का वजन नापना है तो उसको स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करना पड़ेगा उसके वजन को। तो एटम का वजन नापने के लिए स्टैंडर्ड भी बहुत छोटा वजन होना चाहिए ना कोई भाई। तो इसीलिए तो 1 किलो अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है एटम का वजन नापने का। क्यों? क्योंकि एक एटम इतना छोटा होता है कि हम देख भी नहीं सकते। तो क्या एक एटम के वजन को 1 किलो से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो इसको 1 किलो को स्टैंडर्ड नहीं माना गया एटम्स का वजन नापने के लिए। तो एटम का वजन नापने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए बहुत छोटा सा वजन। अरे वाह सर जी वाह। तो जो वजन नापा गया उसी को बोलते हैं 1 AMU। और वजन क्या था सुन, इन्होंने एक कार्बन एटम लिया, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बताइए बहुत बड़ा वजन होगा बहुत छोटा? सर बहुत छोटा, देख भी नहीं सकते एक एटम को। तो एक कार्बन एटम के वजन का, इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा, एक 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, इसको मेरे बेटा स्टैंडर्ड माना गया और इसी वजन को बोला गया 1 AMU। सर जी वाह, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। और इन्होंने जब देखा तो दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। और अब सुन, तो ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब मान ले स्टैंडर्ड मान लिया सर, ये कुछ वजन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे निकाल के बताओ। अब आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना, कि भाई
किसी का भी अब एटॉमिक वेट कैसे नापोगे? मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट नापना है मेरे बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन नापना है, तो कैसे नापोगे? ऑक्सीजन के एटम का वजन, मेरा वजन कैसे नापा था सर? आपके वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करके देखा था। सेम वे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन नापना है, एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वजन, तो हम क्या करेंगे? वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम को हम किससे किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड के वजन से। स्टैंडर्ड के वजन से, स्टैंडर्ड है 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम। अच्छा, और मेरे बेटा ये जो वजन कंपैरिजन है ये हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली ही होता है। ओके, एक मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे एक्सपेरिमेंटली कंपेयर करते हैं हम लोग। तो इन्होंने जब स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आया, 16 टाइम आया। तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होएगा। 16 क्या? 16 AMU, बिकॉज दिस वजन इज AMU। जैसे आपका वजन स्टैंडर्ड के वजन का, किलोग्राम के वजन का 70 गुना आया तो 70 किलोग्राम बोला। सेम यहां पे किलोग्राम से नहीं, AMU से कंपेयर करो, दिस वजन इज 1 AMU, AMU से कंपेयर किया है। तो एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 16 गुना आया। ये एक्सपेरिमेंटली आता है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके सर, वो आपको नहीं जानना एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं। ओके सर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन स्टैंडर्ड के वजन का 16 गुना आया, तो इन्होंने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। तो ध्यान रख, दुनिया में तुझे जितने भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं मेरे बेटा, वो इस वजन के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। ओके सर जी, क्लियर हुआ। तो आज के बाद कोई भी एटॉमिक मास, अब देख क्या क्या याद कराए गए हैं, मैं वो भी लिखवा देता हूं। सर जी सही कह रहे हो आप सर, लिखवाओ सर, जितना लिखवाना है सर आपको, ठीक है। अब देख तेरे को क्या क्या याद कराए गए हैं, जल्दी बोल। तो जो भी याद कराया गया है वो मेरे बेटा इस वजन के रेस्पेक्ट में, AMU इज द यूनिट। ओके, तो हाइड्रोजन का आपको याद कराया गया है 1 AMU, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम का वजन इस वजन के बराबर ही होता है, एक गुना ही आया ना वो। ओके, हीलियम का आपको याद कराया गया है, नहीं पता तो बेटा इनको दिमाग में रखना है, 4 AMU, बहुत बढ़िया सर। लिथियम का मेरे बेटा 7 AMU, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? लिथियम के एक एटम का वजन 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम का 7 गुना आया होगा, वो एक्सपेरिमेंटली ही निकला है। ओके, बेरिलियम मेरे बेटा 9 AMU याद कराया गया होगा, बोरोन का 11 AMU याद कराया गया होगा, ठीक है। अब समझ में आया कैसे एक्सपेरिमेंटली आया है, उससे कंपेयर करके। कार्बन का 12 AMU, हाँ सर जी हाँ। नाइट्रोजन का 14 AMU, इसका मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम का 14 गुना आया होगा। ऑक्सीजन का मेरे बेटा 16 AMU, यस सर जी पता है, बिल्कुल सर। फ्लोरीन का मेरे बच्चों 19 AMU, यस सर। नियॉन का 20 AMU, शाबाश। सोडियम का 23 AMU, यस सर। मैग्नीशियम का 24। तो ध्यान रख, जो भी एटॉमिक वेट आपको याद कराए गए हैं वो एक्सपेरिमेंटली इससे कंपेयर करके आए हैं वो, ठीक है। ओके सर जी, आ गई बात समझ में। एल्यूमिनियम 27 AMU, बोलो बोलो बोलो, हाँ। सिलिकॉन, जल्दी बोलो, हाँ सर 28 AMU, हाँ ठीक है। फास्फोरस 31 AMU, शाबाश। सल्फर 32 AMU, शाबाश। क्लोरीन 35.5, ये भी बताएंगे, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, उसके बाद आर्गन 40 AMU, बहुत बढ़िया। पोटेशियम 39 AMU, ओके। कैल्शियम 40 AMU। मेरे बेटा ये एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे हमें पता होने चाहिए, वैसे पेपर में दिए होते हैं बट हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया ये एटॉमिक मास कैसे आए, है ना। एक एटम का वजन, एटॉमिक वेट का मतलब, केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास मतलब सेम ही होता है। फिजिक्स में वेट और मास अलग है, केमिस्ट्री में चाहे एटॉमिक वेट बोलूं चाहे एटॉमिक मास, उसका मतलब सेम है, एक एटम का वजन। और ये प्योर
वो जो 1 AMU हमने स्टैंडर्ड माना है उससे कंपेयर करके आए हैं, एक्सपेरिमेंटली आए हैं, हम अपने से ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके सर जी, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बच्चे के मन में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है मेरे बेटा, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, आपको मजा सा आ जाएगा। ठीक है, क्या सर, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होती है मेरे बेटा, मैंने जैसे बच्चे को बोला भाई व्हाट इज 1 AMU, जल्दी बोलो। देख कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, आज सारे कंसेप्ट करा दूंगा इस चैप्टर के, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं बिल्कुल। ठीक है सर, 1 AMU क्या है सर? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है सर, अब बच्चे को पता प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे भाई आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक एटम का वजन 16 AMU होना चाहिए। हाँ सर सही बात है, 16 AMU। बट किताबों में आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। बोलिए कंफ्यूजन हुई ना? अरे हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हुई थी सर। होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, बुक्स में कई जगह लिख देता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। तो बच्चे को यही कंफ्यूजन, सर AMU और ग्राम सेम चीज है क्या? AMU और ग्राम सेम चीज है क्या सर? अरे नहीं मेरे बच्चों, अब दिल थाम के बैठ, अब वही जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं वही कराने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। तो सुनता चल, 1 AMU समझने की कोशिश करियो मेरे बेटा। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का जो वजन देखा गया है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अरे बहुत छोटा वजन होगा ना एक एटम का, दिखता भी नहीं। तो एक कार्बन एटम का वजन इतना देखा गया है ग्राम में। अब इसको तुम सॉल्व करो, देख एक डेसिमल इधर खिसकेगा तो लो, इधर नेगेटिव में पावर बढ़ गई। सर जी हाँ सही कह रहे हो सर, नीचे में 12, बहुत बढ़िया। तो 19.9/12 करियो मेरे बच्चे, 1.66। जमीन आसमान का फर्क है AMU और ग्राम में मेरे बेटा। AMU ग्राम से बहुत छोटा है, 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो सर फिर क्यों एटॉमिक मास तो 16 AMU होना चाहिए, तो 16 ग्राम क्यों लिख देता है ये पगलू? जब सर AMU और ग्राम में इतना ज्यादा फर्क है तो सर क्यों ऐसा करता है ये? चल प्रूव कर दूंगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे तेरे कंसेप्ट बिल्ड होंगे। और मैं बता रहा हूं इनके ऊपर क्वेश्चन अगली क्लास में बहुत सारे भर भर के एडवांस लेवल तक के अपन करेंगे। बट हाँ, आज पहली क्लास यही हमारा हुआ है कि कंसेप्ट समझना है, अगली क्लास में उनके क्वेश्चनों की भयानक प्रैक्टिस करनी। आज भी करेंगे क्वेश्चन, वो भी बस कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है सर? तो सर जमीन आसमान का फर्क है, फिर क्यों सर AMU और ग्राम लिख देता है? अब बेटा एक बहुत शानदार चीज प्रूव करने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठ। जिस चीज को तू आज तक रटता है, आज लाइफ में पहली बार वो आपकी आत्मा में समा जाएगी। रटना नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि देख मैं भी जब बच्चा था ना, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो याद कराई गई थी, तो लगता था यार ये कैसे, ये कहां से आया, क्यों आया। आज वो क्लियर हो गया, हो जाएगा। सुन, आपके मन में कंफ्यूजन थी कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का तो 16 AMU होता है, तो ये किताबों में 16 ग्राम क्यों लिखता है कभी कभी? प्रूव कर देता हूं। और मुझे समझ में आ गया 1 AMU और ग्राम सेम चीज नहीं है। AMU बहुत छोटा है ग्राम से, 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब सुन, मान ले मेरे बेटा, अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। सोच, तू मेरे सामने खड़ा है, हाँ, मैंने आपके हाथ में एक ऑक्सीजन एटम दिया, हाथ बड़ा आगे, बड़ा बड़ा मैंने आपके हाथ में एक ऑक्सीजन एटम दिया, तो बता कितना वजन दिया? सर एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16। 16 क्या? AMU। हाँ तो ले, तो 16 AMU ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम होता है। सही बात है सर, एक ऑक्सीजन एटम का वजन हमें पता है 16 AMU। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 AMU इतने ग्राम होता है, तो 16 AMU को ही मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात सेम ही है मेरे बेटा। हाँ सर, बस ग्राम में लिख दिया, तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में भी एक एटम ही होएगा। अरे बोलना। हाँ सर सही कह रहे हो, बिल्कुल भाई, एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU, तो 16 AMU ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम, तो उसी को ग्राम में लिख दिया।
1 AMU में इतने ग्राम, तो 16 AMU को लिख सकते हैं इतने ग्राम। तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम ऑक्सीजन का। तो जब इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम होता है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? यूनिटरी मेथड, एक एक नियम तुमने छठी सातवीं आठवीं में पढ़ा होगा। क्या होता है यूनिटरी मेथड? सुन, 2 संतरे अगर मान ले 6 रुपए के, ठीक है, 2 संतरे अगर 6 रुपए के, तो 8 संतरे कितने के? तो क्या करते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 2 संतरे अगर 6 रुपए के, तो 8 संतरे कितने के? तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, 2 चौक 8, 6 चौक 24, 24 रुपए के होंगे। बोल आ गई बात समझ में? तो यही है यूनिटरी मेथड। ठीक है सर। अब वही बात, इतने ग्राम ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन का एक एटम होता है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? ये डिवाइडेड बाय ये। हाँ सर, हाँ सर, इनटू में ये। सर जी सही कह रहे हो सर, इतने एटम होंगे। बिल्कुल, जब इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सर, 16 से 16 गया, 10 की पावर -24 पलटी मार के ऊपर आया +24, नीचे में 1.66, इतने एटम होंगे। बिल्कुल ये ऊपर जाके प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻23। हाँ 10 को 1.66 से डिवाइड कर मेरे बेटा, कुछ ये आ जाएगा। कुछ जानी पहचानी संख्या लग रही है, इस चीज को आप आदि अनादि काल से रटते आए हो, आज आपको पहली बार बेटा समझ में आ गई। हाँ ओके सर। तो इससे एक बहुत शानदार, इसी नंबर को अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, तो एवोगैड्रो को सपना नहीं आया था, इसको Na से भी दिखा देते हैं। कहीं भी Na लिखा हो समझ जा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके सर। तो एवोगैड्रो को सपना नहीं आया था, सिंपल सी कैलकुलेशन करी थी। तो इससे क्या प्रूव हुआ, ध्यान से देख, 16 AMU ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम, तो 16 ग्राम, अब एटॉमिक वेट को AMU मैंने लिख के ग्राम में लिख दिया, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इसी नंबर को बोल दिया गया बेटा एक मोल। जैसे एक दर्जन से मतलब आप समझते हो 12। हाँ सर, जैसे एक दर्जन में 12, जैसे मैं बोलूं एक दर्जन मतलब 12, ऐसे ही मैं बोलूं एक मोल तो उसका मतलब ये संख्या एक मोल। तो ले यहां से एक शानदार चीज प्रूव हो गई। क्या? ये कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि आपकी मान लो एक दर्जन सहेलियां हैं आपकी ये देख लड़के खुश हो गए। मत हो पगलो खुश, आई सर का एग्जाम निकालेंगे तब हम एक, हाँ तब हम एक मोल सहेलियां रख पाएंगे ठीक है, तो पढ़ाई कर, एग्जाम निकालना। तो एक मोल बोलता ही ये नंबर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके सर जी, आ गई बात समझ में। और इससे एक बहुत शानदार चीज प्रूव हुई। क्या? अगर किसी के भी एटॉमिक मास को AMU में लिखोगे तो उसके एक एटम का वजन है, उसी के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का नहीं, एक मोल एटम्स का वजन है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने एटम्स होंगे, एक मोल। ओहो, प्रूव कर दिया हमने। बोल आ गई ना बात समझ में? हाँ सर जी। तो एवोगैड्रो नंबर सपना नहीं है बेटा, सिंपल कैलकुलेशंस थी। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो एक बहुत शानदार स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी। किसी के भी एटॉमिक मास को अगर आप AMU में लिखते हो तो उसके एक एटम का वजन है। एक एटम तो इतना छोटा हम देख भी नहीं सकते, बट अगर उसी के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का, है ना, एक एटम का नहीं, एक मोल एटम्स का वजन है। एक मोल का मतलब 6.02। यस सर, इसी को मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। क्या? किसी का भी एटॉमिक वेट इन AMU represents weight of one atom, represents weight of one atom। बट अगर उसी का एटॉमिक वेट आप ग्राम में लिखोगे, बट एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, atomic weight in grams represents weight of 1 mole atoms
और 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब, हाँ, शाबाश, बोलो आ गया ना समझ में, और झूठ ना बोलो। एटॉमिक वेट इन एएमयू रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम, बट एटॉमिक वेट इन ग्राम्स रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल एटम्स। आ गया समझ में? अब चल, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख ले मेरे बेटा, आपको भी मजा सा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कुछ धांसू चीजें कराऊंगा। अब बच्चा कह रहा है सर, सर, अब बच्चा कह रही है, कुछ कह रही है, क्या कह रही है? हाँ सर, ये मिटा क्यों रहे? अरे मिटाया नहीं है, हाँ मिटाया नहीं है। ओहो कहाँ चला गया वो? ओके सर जी, ठीक है, मिटा नहीं रहा मेरे भाई मैं। ठीक है, ये कॉपी कर लिया है, ठीक है सर, ये बहुत शानदार सी चीज अपन को समझ में आ गई। अब देख, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आपने मुझे बताना है। मैंने आपको बोला, ठीक है, आप लोग बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कम ऑन, बस समझने के लिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अगली क्लास में करनी है भयानक, ठीक है। ओके सर जी, अब सुनो, पहला मैं आपसे कह रहा हूं है 1 ग्राम हाइड्रोजन, ओके, बी 4 AMU हीलियम, अच्छा, सी 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 8 ग्राम ऑक्सीजन, डी ऑल सेम। चलो जल्दी से बताओ, सोच के बताओ मेरे साथ मेरे बेटा, मजा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कम ऑन, 1 ग्राम हाइड्रोजन में ज्यादा होंगे, 4 AMU हीलियम में ज्यादा होंगे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन में। तो सुन, मुझे बस एक स्टेटमेंट पता है, इस स्टेटमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर AMU में लिखते हैं तो उसके एक एटम का वजन है, सिर्फ एक एटम। बट अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को आपने ग्राम में लिखा तो उसके एक एटम का नहीं, 1 मोल एटम्स का वजन है। ओके सर, अब इसने पूछा है किसमें सबसे ज्यादा एटम है, आपने सोच लिया होगा, आंसर निकाल भी लिया होगा। चलो अब मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठना। ओके सर, सर जी बैठ जाएंगे, कर भी लेंगे अपन, ठीक है, तो ध्यान से देखें। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन में निकालो, पहले बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? सर 1। अगर मैं बोलूंगा 1 AMU तो एक एटम का वजन। अगर एटॉमिक मास को मैं लिखता हूं ग्राम में तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल एटम होंगे। 6.022 को लगभग लगभग 6 लिख लिया करो, तो इतने एटम होंगे हाइड्रोजन के, तो 1 ग्राम में पता लग गए, ठीक है सर। अरे क्यों, जो भी एलिमेंट दिया उसका एटॉमिक वेट देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 AMU बोलूंगा तो हाइड्रोजन का एक एटम, 1 ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल एटम, तो यस 1 ग्राम में 1 मोल एटम। अब बी में आ जाओ, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। अगर AMU बोलूंगा, एटॉमिक मास को AMU में लिखूंगा तो एक एटम, ओहो 4 AMU दिया हुआ है, तो ये तो हीलियम का एक ही एटम है, इसमें तो बहुत कम एटम है ना, ग्राम नहीं दिया है, AMU दिया है। तो एटॉमिक मास हीलियम का हमें पता है 4 होता है, एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं तो एक एटम का वजन। अब आ जाओ 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 AMU बोलूंगा तो एक एटम, 16 ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अरे हाँ, तो 1 मोल मतलब ये नंबर, इतने ऑक्सीजन एटम्स, सही बात है सर। तो 16 ग्राम में इतने होते हैं, ये पूछ रहा है 8 ग्राम में निकालो, तो 8 ग्राम में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, सर 3 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन में। तो सबसे ज्यादा एटम किसमें है? सबसे ज्यादा एटम सर इसमें है सर। बोलो आ गया ना समझ में? आज के बाद मेरे बेटा जी को ये मोल कहां से आया, 6 इंटू 10 की पावर 23 कहां से आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आओ, यही जो मैंने अभी तक सिखाया है पूरा, बस एक चीज हमने समझी है कि भाई एटॉमिक वेट कैसे निकलता है,
हम स्टैंडर्ड मानते हैं, स्टैंडर्ड इज 1 AMU। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में किसी भी एटम का वजन इस वजन से कंपेयर करके निकाला गया है। हर किसी एटम का वजन AMU में आता है। एटॉमिक मास AMU में लिखा है तो एक एटम का वजन, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं, क्योंकि AMU और ग्राम सेम नहीं है, अगर किसी के भी एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल एटम्स का वजन होता है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके सर जी, फिर हमने क्वेश्चन आएगा आज के बाद सर अपन निकाल देंगे। अब मेरे बच्चों इसमें अब इसी चीज को हमने आपको नोट के फॉर्म में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। फिर अपन लोग उसमें और आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इतना आ गया समझ में? बिल्कुल, ये कार्बन 12 स्टैंडर्ड पे है एटॉमिक मास। सर जी सही कह रहे हो सर, बिल्कुल कहर, मजा आ गया सर। बिल्कुल 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बिल्कुल सर जी आ गया। सेम वे मेरे बच्चे, सेम वे मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर मास। अब सर मॉलिक्यूल क्या होता है? अब सुन, एटॉमिक मास का फंडा समझ में आ गया। किसी का भी एटॉमिक मास AMU में लिखा है तो एक एटम का वजन, अगर एटॉमिक मास ग्राम में लिखा है तो एक मोल एटम। अब सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो सुन, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है मेरे बेटा? जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल है। जैसे कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम ने चिपक कर एक मॉलिक्यूल बनाया H2। H2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन एटम ने चिपक के। ओके, ऐसे ही CO2 इज अ मॉलिक्यूल। ओ, बस ये होता है कि ये प्योर एलिमेंट है क्योंकि एक ही प्रकार के एटम है। इनको कंपाउंड बोल देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा एटम के मॉलिक्यूल है। समझ, डिफरेंट डिफरेंट एटम है ना, डिफरेंट एलिमेंट के अगर एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको अपन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये प्योर एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। अच्छा, जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे ना तो कंपाउंड बन रहा है, तो ये कंपाउंड है CO2 का, ये मॉलिक्यूल है ये। ओके सर जी, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। जब भी दो दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल। अब जैसे एक एटम के वजन को एटॉमिक वेट बोलते हैं, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। अच्छा, कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट को ऐड कर, एक हाइड्रोजन का 1 तो ले मेरे बेटा 2 हो गया, इसका एक ऑक्सीजन एटम का 16, यहां दो ऑक्सीजन एटम तो ले इसका 32 हो गया। इसकी भी यूनिट मेरे बेटा AMU, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU तो दो हाइड्रोजन एटम का वजन 2 AMU, तो एक मॉलिक्यूल का वजन 2 AMU। ऐसे एक O2 मॉलिक्यूल का वजन 32 AMU। CO2 में आ जा, एक कार्बन 12, हाँ 12 AMU, दो ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम 16 तो 16 दूनी 32 AMU, 12 + 32 44 AMU। तो मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट AMU ही होती है, या यू बोल लो। जैसे वाटर, एक हाइड्रोजन का 1 तो दो हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16। अरे हाँ, AMU भी बोलो या यू बोलो, बात सेम होती है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। ठीक है सर, कैसे निकलते हैं? मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब जैसे एटॉमिक वेट में था बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल्स में भी होता है। क्या सर? क्या? सुन, अगर मॉलिक्यूलर वेट AMU में लिख रहे हो तो एक मॉलिक्यूल का वजन है 1 वाटर मॉलिक्यूल का वजन है 18 AMU। ठीक है सर, बट अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो ये अब एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है। एक मोल का मतलब ये नंबर। अच्छा सर, आ गई सर बात समझ में। सच्ची बोल, आ गई ना बात समझ में? तो इस चीज को अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा। क्या किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का वजन बिल्कुल एटॉमिक वेट वाला है, बट अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा। आ गई ना बात समझ में? ठीक है सर, ये फंडा भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सुन, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा, अब अपनी आत्मा में समा लेना। ठीक है सर जी? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलो, अब सब लोग सुनते जाना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं,
चलो अब आपने बताना है। जी मैंने नहीं बताना, ठीक है सर, बता देंगे। मैं आपको कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, अच्छा 2.2 ग्राम CO2। कम ऑन, सारे कंसेप्ट बस अपन एक वो कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। जल्दी बताओ, जब भी ऐसे आए कोई मॉलिक्यूल दिया है, कोई मॉलिक्यूल दिया है और आपसे नंबर और उसका वजन दिया है, तो आंख बंद करके, पहले आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है, दो का हो गया 32, मॉलिक्यूलर वेट 44, ठीक है। अगर मैं AMU में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का वजन, बट मैं इसी के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखूंगा तो यस, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन उस स्टेटमेंट से पता है अपन को। यस सर, तो मैंने इसके मॉलिक्यूलर वेट को 44 है, ग्राम लिखा, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन CO2 के 44 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो पूछ रहा है 2.2 ग्राम में कितने होंगे, 2.2 ग्राम में कितने होंगे, ये हाँ डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ तो डेसिमल हटाया 10, 22 दूनी 44, तो दिया 6, तो ये 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल होंगे। और सच्ची बोलो तो 2.2 ग्राम CO2 में ऐसे यूनिटरी मेथड से फटफट निकाल लेते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, उसमें कुछ भी पूछा हो तो चल अब एक और अगला क्वेश्चन देखियो मेरे बेटा, बिल्कुल मजा सा आ जाएगा। ओके सर जी, ठीक है सर, वी आर रेडी सर। चलो अब देखो क्या क्या पूछता है। अब एक क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। सर जी लगातार पढ़ रहे हैं सर हम लोग, कुछ तो सर तो चल अब ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं पढ़ने के लिए तो आए हैं बेटा, पढ़ लेना भाई है? और क्या मतलब यहाँ पे मतलब आप लोग डांस करें अब तो देख बेटा मुश्किल कुछ नहीं है और आराम से कर लोगे। बस ये कि लगातार एक एक चीज को समझना है। देख कुछ भी रटना नहीं है। हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज क्या समझ में आई, किसी के भी एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं तो उसके एक एटम का वजन, मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन, बट वही एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखोगे तो एक मोल, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखोगे तो उसके एक मोल एटम का वजन, ठीक है सर। अब मैं देख ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स इन, ठीक है, ऐसा पूछूं या वैसा, 3.4 ग्राम अमोनिया, 3.4 ग्राम अमोनिया में कितने एटम होंगे, जल्दी से बोलो, बिल्कुल नहीं घबराना। जब भी तेरे को कोई मॉलिक्यूल दिया हो तो क्या काम करना है मेरे बेटा, आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ठीक है सर। जैसे नाइट्रोजन का एक एटम का वजन 14, 3 हाइड्रोजन का 3, मॉलिक्यूलर वेट 17, ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट 17, ठीक है सर। तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर अपन लोग किस में लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे, भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 है ना, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो हमें पता है 17 ग्राम अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आप मॉलिक्यूल की संख्या निकाल सकते हो। तो 17 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 17 ग्राम में इतने, तो पूछ रहा है 3.4 ग्राम में कितने, तो 3.4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, सर ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। बहुत बढ़िया, हाँ सर सही कह रहे हो। अब ले डेसिमल हटाया 10, 17 दूनी 34, 6 इंटू 2 6 दूनी 12, 12/10,
1.2 इंटू 10 की पावर। सर इतने मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के, कितने में? 3.4 ग्राम में। किसी भी मॉलिक्यूल का वजन है तो पहले आंख बंद करके मॉलिक्यूल निकाल लो ना। सर 3.4 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे बेटा जी, इसने एटम पूछे हैं। अरे हाँ सर, इसने तो एटम पूछ डाले, इसने तो एटम पूछे हैं। तो एटम कैसे निकालेंगे? तो घबरा मत, पहले तू मॉलिक्यूल निकाल ले। एक मॉलिक्यूल में बता कितने एटम है? साफ साफ दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन का एटम, 3 हाइड्रोजन के एटम, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 8 एटम। सोच, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 8 एटम, 3 मॉलिक्यूल में 12 एटम। तो बेटा मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होगी एटम्स की संख्या। ले 4 से गुणा कर दे। अच्छा, 12 चौक 48, 4.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अच्छा खुद सोचना, 3.4 ग्राम में मॉलिक्यूल आ गए, इसने बट मॉलिक्यूल नहीं एटम पूछे हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? टोटल 4 एटम। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 8 एटम। तो एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना, 4 से गुणा। अब मान ले टोटल एटम नहीं पूछता, हाइड्रोजन एटम पूछता 3.4 ग्राम अमोनिया में, तो एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम। तो फिर हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना होती, तो फिर 3 से गुणा कर देते। अगर मान ले नाइट्रोजन एटम पूछता, एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम तो 2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम, 3 में 3, तो मॉलिक्यूल की संख्या के बराबर होती नाइट्रोजन एटम की संख्या। बोल आ गया। आज के बाद एटम मॉलिक्यूल निकाल लेगा मेरा बेटा, नहीं फंसेगा बिल्कुल भी इसमें। सर जी नहीं फंसेंगे। और मेरे बच्चों एक चीज अपनी आत्मा में संभाले, बिल्कुल। तो देख अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, उसकी देख समरी फिर से यही है। हाँ बिल्कुल, अब सुनता जा मेरे बेटा। 1 मोल हमें पता है इस नंबर को बोलते हैं, इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर और ऐसे दिखा देते हैं कई बार। ओके, Na का मतलब ही 6 इंटू 10 की पावर 23। ओके सर। और मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज मोलर मास, और वो कैसे आता है? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दे। मॉलिक्यूलर मास को मेरे बेटा ग्राम में लिख देना। अच्छा सर, आ गई बात समझ में। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो तो हो जाएगा। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप तो, बहुत बढ़िया। अब सब लोग सुनते जाना बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है सर जी। अब एक चीज और होती है, सुन। अब जैसे क्या होता है बेटा, मैं अगर बोलता हूं ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसको याद रखियो मेरे बेटा। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ मोल है मॉलिक्यूल के। अगर मैंने बोला 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओ ओके, इसका मतलब है। या मैंने कहीं बोला ग्राम एटम्स, तो मतलब मोल्स ऑफ एटम्स। मैंने बोला 3 ग्राम एटम्स हैं, उसका मतलब वजन नहीं होता। 3 ग्राम एटम्स मतलब 3 मोल्स ऑफ एटम। ओके, ये बेटा बच्चा कंफ्यूज करता है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, तुम्हें एक और कंसेप्ट बताता हूं, जिस चीज को आप आज तक रटते आए हो अब वो बिल्कुल बेटा क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर जी करा दो सर जी। आज सर जी बिल्कुल नहीं घबराएंगे अपन, ठीक है। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 6.4 ग्राम मिथेन है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल अभी बताया है मेरे बेटा, अभी बताया है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है सर। ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, ठीक है। तो इसने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोल बताने हैं कैसे बताएंगे? तो घबरा मत, आपने एक फॉर्मूला आपको आदि अनादि काल से रटवाया गया है। अगर कभी भी वेट से मोल निकालना है तो तुमने ये फॉर्मूला रटा होगा हमेशा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं गिवन वेट बाय मॉली। आपने कभी सोचा नहीं ये कैसे आया? देख बेटा, आईसर साइंटिफिक चीज है, मतलब वहां तुम आईसर में भी जाओगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है। रिसर्च का बच्चा कभी रटता नहीं है, रिसर्च वाला बच्चा हर चीज का रीजन जानता है। तुमने ये फॉर्मूला रटा हुआ है आदि अनादि काल से कि भाई नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स के अगर मोल निकालने हैं तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, एटम्स के मोल तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। आपने पूछा नहीं ये कैसे आया? सोचा नहीं कभी? चलो मैं बताता हूं, सुन, मजा आ जाएगा। भाई मिथेन के 6.4 ग्राम में बताने हैं कितने मॉलिक्यूल है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल्स के। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, देख ना, हाँ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब सर कैसे करेंगे? आंख बंद करके। तेरे को एक चीज पता है, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन का 4, मॉलिक्यूलर वेट 16। मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो एक मोल मॉलिक्यूल, तो 16 ग्राम मिथेन में एक मोल मिथेन होएगा। हाँ सर बिल्कुल, मॉलिक्यूलर वेट को, है ना, एक मोल का मतलब 6 × 10 की पावर 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो एक मोल मॉलिक्यूल। यस सर, तो 16 ग्राम मिथेन में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे मिथेन के, 16 ग्राम में एक मोल मिथेन, तो 6.4 ग्राम में कितने मोल? 6 यूनिटरी मेथड, कितने मोल? ये डिवाइडेड बाय ये यूनिटरी मेथड। हाँ, इतने मोल होंगे मिथेन के। तो ले, नंबर ऑफ मोल आ गए मेरे बेटा, नंबर ऑफ मोल आ गए। कैसे निकला? 6.4 गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यूनिटरी मेथड ही है ये। बस ऐसे ना 2 लाइन में ना करके एक में कर देते हैं। अच्छा सर सही कह रहे हो सर जी, सही बात है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तो नंबर ऑफ मोल निकल आए। अच्छा अब समझ में आया, वो यूनिटरी मेथड ही है, बस 2 लाइन में ना लिख के उसको शॉर्ट में एक में लिख दिया। अब आ गया ना समझ में? ओके, 10 16 चौके 64, 4/10 0.4 मोल मिथेन है जी। सर जी 0.4 मोल मिथेन है सर, आ गया सर समझ में, ये यूनिटरी मेथड से ही आया है भाई। क्लियर? ग्रेट, तो मेरे बच्चों को आ गया समझ में, शाबाश। अब मेरे बच्चों, आज के बाद कोई भी, आपको बस एक चीज याद रखनी है, किसी का भी एटॉमिक वेट एएमयू में है तो एक एटम का वजन, अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखा तो एक मोल एटम्स का वजन, एक मोल का मतलब 6 × 10 की पावर 23। सेम वे मॉलिक्यूलर वेट को अगर एएमयू में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन, अगर किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन। अगर किसी का वेट दिया है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कुछ नहीं हो, यूनिटरी मेथड ही है भाई। ये आ गया ना समझ में? हाँ सर। अब मेरे बेटा इसमें अगली चीज आती है, परसेंटेज कंपोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है? बहुत ही टुच्चा है, बहुत ही टुच्चा है। अब सोच देख कितना टुच्चा है। अब जैसे मान ले मैं हूं, ठीक है सर, आप हो, मेरा मान ले पूरे का वजन है 100 किलो, ठीक है सर, 100 किलो, ठीक है सर, आपका वजन है टोटल 100 किलो, और जो दिमाग है मुझ में मान ले, उसका वजन है मान ले 1 किलो, ठीक है सर। मैं कह रहा हूं मेरे पूरे वजन में, मुझ में कितना परसेंट दिमाग है? पूरा 100 किलो का है भाई दीपक वशिष्ठ। डीवी ब्रो बोलते हैं बच्चे। हाँ ठीक है, डीवी ब्रो 100 किलो का है, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो पूरे का वजन नीचे, दिमाग उसमें 1 किलो का ही है। हाँ ज्यादा वो मत मान, कोई वैसा 1400 ग्राम होता है, 1500 होता है, मान लेना, मैंने मान लिया मेरे में कम दिमाग है, तो मान ले मैं 1 किलो का ही हूं, ठीक है। तो मेरे पूरे वजन में दिमाग का वजन अगर इतना है तो कितना परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इनटू 100। सर आप में 1% दिमाग है। देख कितने खुश हो रहे हैं, अब मास्टर जी में दिमाग नहीं। बच्चों को ना स्वर्ग की अनुभूति होती है, बस मास्टर जी की बेइज्जती हो जाए किसी तरीके से, कि पूरी जिंदगी भर मास्टरों ने टॉर्चर किया होता है। नहीं भाई, हम लोग थोड़ा चिल टाइप के मास्टर है, चिल टाइप इन सेंस पढ़ाई के लिए वी आर डैम सीरियस। देख हाँ, बड़े पढ़ाई बहुत
आसानी से समझते हुए की जा सकती है, बिना रटे हुए। तो वही हमें करना है, एक एक चीज को इंटरेस्टिंग वे में अपन करेंगे। तो ये बिल्कुल वही चीज है, कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज। अब समझ, अब जैसे मैं कह रहा हूं समझियो, मान ले H2SO4 है, या फिर मान ले, हाँ मान ले H2SO4 है, ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं इसमें आप इसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालो, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो कुछ नहीं, पूरे मॉलिक्यूल के वजन में सल्फर का वजन निकालना है। तो मेरा बेटा कैसे निकालेगा, बहुत ही आसान है सर, पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे लिख, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल का वजन, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 या 4 है, 16 चौके 64, पूरे मॉलिक्यूल का वजन तू ऐड कर ले मेरे बेटा, 98 आ गया होगा। तो पूरे मॉलिक्यूल का वजन अगर 98, उसमें सल्फर की अगर परसेंटेज निकालनी है तो पूरे मॉलिक्यूल का वजन इतना है, उसमें सल्फर इतना है, तो सल्फर का वजन ऊपर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दे। अरे सर जी मजा आ गया, दैट्स इट, आ गई परसेंटेज ऑफ सल्फर। अब मैं कह रहा हूं अगर इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, कैसे, पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे, उसमें ऑक्सीजन कितना है 64 इंटू 100, ले ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। इतना आसान, हाँ मेरे बेटा इतना ही आसान होता है। चल अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके ऊपर फिर तेरे को परसेंटेज कंपोजिशन भी मेरे बच्चों निकालना आ जाएगा। अरे वाह सर जी क्या बात कर रहे हो आप, हाँ मेरे बेटा मैं तो ऐसी ही बात कर देता हूं। तो सुनो, अब मैंने बोला अ कंपाउंड, सुनो सुनो सुनो, अ कंपाउंड, ओके, M2O3 is found to have 30% बाय वेट ऑक्सीजन, ठीक है, 30% बाय वेट ऑक्सीजन। कह रहा है कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एम। कम ऑन मेरे बच्चे, कर सकते हो, आप कर सकते हो इसको, बिल्कुल ना घबराओ। हाँ सर जी कर देंगे, सर जी फोड़ा फाड़ी मचा देंगे सर, ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान है, कर सकता है मेरा बच्चा, बिल्कुल सर। भाई M2O3 है, करो करो करो, इसमें ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज दिया हुआ है, दे रखा है तेरे को 30%, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। एटॉमिक वेट नहीं पता एम का, एम ही मान ले, तो 2 एटम है तो एटॉमिक वेट मान लिया एम, तो 2 एटम का वजन 2m। हाँ, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का हो गया 16 तिया 48, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। एम का एटॉमिक वेट नहीं पता था, मान लिया एम, तो एक एम का एक का वजन हो गया एम, तो 2 एटम है, 2 एटम का वजन 2m, 3 ऑक्सीजन का 16 तिया 48, मॉलिक्यूल का वजन आ गया 2m प्लस 48, पूरे मॉलिक्यूल का वजन इतना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना है उसको ऊपर में लिखेंगे। हाँ सर, परसेंटेज के लिए 100, सही बात है सर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है जी 30 है, 30 है जी, तो लो बस अब कैलकुलेट कर लेना है। सर जी कर देंगे सर, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, हम फोड़ा फाड़ी मचा देंगे सर, शाबाश। तो करो, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, एक जीरो से एक जीरो गया, शाबाश, 16 तिया 48, वो बहुत बढ़िया, इसको उधर ले जा, हाँ 2m प्लस 48 बराबर 16 इंटू 10 160, बहुत बढ़िया। 160 में से 48 इसको यहां ले जाएंगे, माइनस हो गया, 160 में से 48 घाट 112 बच गए, एम आ गया मेरे बेटा 112/2, मेरे बच्चों 56। यस सर 56, सर जी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल, तो किसी भी कंपाउंड में अब मेरा बेटा परसेंटेज निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरे बच्चे इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो होता है मेरे बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगला जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ओके सर एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है इसको अब सारे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी अपन समझ लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये क्या लिखा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, परेशान ना हो। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है उनकी एग्जैक्ट संख्या दिखाता है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमने बचपन से पढ़ा है C6H12O6, तो ये दिखा रहा है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम। तो ये एग्जैक्ट नंबर दिखाता है, ठीक है। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाता। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनके बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है। जैसे यहाँ पे 6:12:6 है, इसमें सबसे छोटा होल नंबर रेशियो कैसे आ सकता है? नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लिख लिया, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो तो 6 से डिवाइड कर दे तीनों दो सारों तरफ, तो सेम चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ले स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मेरे बेटा ये है सर जी। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सच बता, आज के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? समझ में आ गया मेरे बेटा को? हाँ सर, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम्स। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो मेरा बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेगा। हाँ चल, K2Cr2O7 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेगा? कम ऑन 2 से डिवाइड करेगा। बच्चा कहेगा सर 2 से करो ना, ये मॉलिक्यूलर मान ले पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चा कहेगा 2 से करो, 2 से करेगा तो ये 1, हाँ ये 1, बट 7/2 किया तो 3.5। ओ होल नंबर रेशियो नहीं है तो ये नहीं होगा। तो इसमें तुम 2 से भी डिवाइड कर रहे हो, होल नंबर रेशियो नहीं आ रहा, तो यही सबसे छोटा होल नंबर रेशियो है। तो इस केस में यही एम्पिरिकल भी हो गया। चल अब ये बता, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसका एम्पिरिकल बता। 2 से डिवाइड कर तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ये आ गया, ये मॉलिक्यूलर है, ये एम्पिरिकल हो गया। सच्ची बोल, समझ में आया? सर जी वाह, वाह सर जी वाह, मजा आ गया सर। अब मेरे बच्चों, अब सर निकालते कैसे है एम्पिरिकल फॉर्मूला? सर बताओ ना। तो चलो अब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले का अपने बच्चे को जिक्र कर देते हैं। ठीक है सर जी, कर दो, तगड़ा जिक्र कर दो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कराऊं? हाँ देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा समझा देता हूं कैसे निकालने हैं एम्पिरिकल। अगली क्लास में तो करेंगे सारी भयानक प्रैक्टिस, आज तो बस हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हर कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, बिना रटे, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट, या फिर लो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है सर, कंटेन्स, ठीक है सर, बिल्कुल सर कर लेंगे अपन। हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 36% बाय वेट कार्बन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, 8% बाय वेट हाइड्रोजन, हाँ, एंड रेस्ट ऑक्सीजन। ऐसे परसेंटेज दी होती हैं और कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसको कैसे करेंगे सर? चल मैं सोच। तो बेटा जी देखो, इसको कैसे करना होता है, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? करें तो सुनो, बहुत ही आसान है। अब आपको ये दे रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला में करना क्या है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन ही एटम है इसमें, इनके बीच में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है, ठीक है? अब सुनते जाना, ऐसे लिख लिया करो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मान लूं कंपाउंड 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज दे रखी है, अगर मान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम है तो बेटा उसमें 36 ग्राम कार्बन होएगा, हाँ, 8 ग्राम ये होएगा हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। 36 और 8 हो गया मेरे बेटा 44, हाँ 36 और 8 44, 100 में से 44 गए तो मेरे बेटा 56, तो 56 ग्राम ये हो गया। सर जी सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सर सही कह रहे हो। अब सुनो, अब मेरे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो वेट रेशियो है ना, आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, और ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है। तो मोल निकाल लिया करो वेट से, सबके मोल निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो वही होता है जो मोल रेशियो होता है। तो वेट से मोल कैसे निकालेंगे?
गिवन वेट बाय इसका एटॉमिक वेट 12 तिया 36, तो इसके 3 मोल। इसके नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का, इसके 8 मोल। ऑक्सीजन के मोल गिवन वेट बाय इसका एटॉमिक वेट, हाँ 16 तिया 48, हाँ 16 तिया 48, 8 गए 8 गए 80, 16 पंजे 80। लो मेरे बेटा आपका ये मोल रेशियो आ गया। तो यही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है, बट मुझे स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है। तो स्मॉलेस्ट रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करो। स्मॉलेस्ट मोल 3 है, सो सबको 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा, तो ये हो गया 1, ये 3 दूनी 6, 20, 3 6 18, 3 6 18, ये 3 एकम 3, हाँ पॉइंट, 3 एकम 3, आहा। और इनको ना नियरेस्ट इंटीजर तक, ये स्मॉलेस्ट मोल रेशियो आ गया, नियरेस्ट इंटीजर तक अप्रोक्सीमेट कर दो। 1, 2.66 किसके ज्यादा पास है, 2 के या 3 के? सर ये 3 के ज्यादा पास है, 3। 1.16 किसके पास है, 1 के या 2 के? सर 1 के। तो ले मेरे बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H3O1, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ नहीं करना होता, हमेशा जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, वेट रेशियो दिया होएगा आपको, ओके, तो उससे मोल रेशियो निकाल लो। मोल, नंबर ऑफ मोल का रेशियो ही एटम्स का रेशियो होता है, बट स्मॉलेस्ट रेशियो निकालने के लिए स्मॉलेस्ट मोल 3 था इनमें, उससे सबको डिवाइड कर दो और जो भी संख्या है उसको नियरेस्ट इंटीजर तक अप्रोक्सीमेट कर दो। ओके सर जी, आ गई सर बात समझ में। एम्पिरिकल भी सर अपन फोड़ सकते हैं। अब मेरे बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, अब सुनते चलो, वो आती है अब स्टोइशियोमेट्री। अब सर स्टोइशियोमेट्री क्या बीमारी है सर? अब इसको सुनते जाना सारे लोग, बहुत बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है सर, करा दो सर, वी आर एब्सोल्युटली रेडी सर। बिल्कुल, तो अपन इसको करेंगे। अब इसको मेरे बच्चों बहुत बहुत ध्यान से देखना है अपन को, ठीक है सर। अब सुनते जाएं। अब सर स्टोइशियोमेट्री में सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मेरे बेटा। ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे, चलो अब मैं बताता हूं, सुनते जाना इस चीज को बहुत ध्यान से। पूरी स्टोइशियोमेट्री, जितने भी केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक स्टेटमेंट के दम पर हो जाते हैं। अगर वो स्टेटमेंट आपको पता है ना, आप रिएक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन फोड़ दोगे। देखना अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, आज बस एक मैं इसमें बता देता हूं कैसे करना होता है, ठीक है। ओके सर, केवल एक स्टेटमेंट कोई भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन करवा देगी। तो सुनो क्या है सर वो स्टेटमेंट, तो सुनो, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है। अच्छा, हाँ, तो इस स्टेटमेंट को मेरे बेटा अपनी आत्मा में संभालो। एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स। सर बैलेंसिंग तो सीखी है अपन ने भाई, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में जो जो से वो एटम प्रोडक्ट साइड में भी करने हैं। अच्छा, और इसको हमेशा अपनी आत्मा में संभालो। एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स, हमेशा होता है, ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी रिएक्शन हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है सर जी, आ गई। जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है ना, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। कैसे सर? सर थोड़ा सा समझाओ ना सर। चल मैं समझाता हूं, ध्यान से देखियो मेरे बेटा। मान ले जैसे मेरे बेटा मैंने अमोनिया को हीट किया, ठीक है सर, अमोनिया को हीट किया, हीट का साइन ये होता है, तो ये टूट कर देता है आपको नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले एक चीज बस याद रखनी है, क्या? आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो। कैसे लिखेंगे सर? देखो, यहां नाइट्रोजन का 2 एटम, यहां पे एक ही है, तो इसको 2 करो। आप हमेशा ध्यान रखना आगे नंबर लगा के बैलेंस कर सकते हो, कभी नीचे मत लगा देना बैलेंस करने के लिए। ओके सर, यहाँ 2 नाइट्रोजन के एटम, तो इधर 2 से किया तो 2 नाइट्रोजन एटम। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 2 तिया 6, 6 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ नहीं है, तो ले 3 दूनी 6। अब ये बैलेंस हो गया। ओके, अब सर आपने कहा बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, कैसे? तो सुन, अब इसको पढ़ते कैसे हैं। इसका 2 मोल जब भी बेटा तोड़ोगे तो इसका 1 मोल ही बनेगा और इसका 3 मोल ही बनेगा।
और ऐसा ही देखा गया है प्रैक्टिकली, क्योंकि जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। तो बेटा इसको जीवन भर याद रख, 2 मोल अमोनिया को जब भी तोड़ोगे तो ये हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन देगा टूटकर और 3 मोल हाइड्रोजन देगा ही देगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। ओके सर जी, ठीक है सर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है मेरे बेटा ध्यान से देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है। ओके सर, अब ध्यान से देखना, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट ओके वेट ऑफ O2 गैस ऑब्टेन्ड, बहुत ध्यान से समझना, obtained if हाँ if 2.45 gram KClO3 is completely decomposed into KCl and O2 तो चलो जल्दी से बताना, मैंने नहीं बताना मेरे बच्चों ने बताना, कम ऑन मेरे बेटा, अब सब लोग सुनते जाएं, ठीक है, करते हैं अपन। कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन इफ 2.45 ग्राम KClO3 इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड इनटू KCl एंड O2। तो सुनना आप ध्यान से बेटा जी, KClO3 है, ठीक है, अब ये कह रहा है KCl और O2 में टूटा, ठीक है, हाँ, अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यहां ऑक्सीजन के 3 एटम, ये 2 एटम, तो इसको 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, इसको 2 से करो। सबसे पहला काम बेटा जब भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए अब बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, ठीक है सर। तो यहां है ना, तो इधर 2 से गुणा किया तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन एटम, 3 दूनी 6, तो KCl 2 है, लो मेरे बेटा बैलेंस हो गया, बिल्कुल। तो जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए पहला काम बैलेंस इक्वेशन। अब सर क्या करेंगे, तो सुनो, अब ये कह रहा है 2.45 ग्राम KClO3 को तोड़ेंगे तो कितना O2 बनेगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ O2। तो ये दे रखा है इसका वजन, इसका पूछ रहा है, तो क्या करें, इनमें रिलेशन निकाल, तो साफ साफ दिख रहा है बैलेंस से, इसका 2 मोल जब भी टूटेगा इसका 3 मोल देगा। सर जी सही कह रहे हो, 2 मोल KClO3 जब भी टूटेगा तो 3 मोल O2 देगा, पक्का मेरे बेटा, हाँ। तो अब क्या करो, क्योंकि इसका वेट दे रखा है, पहले इसके 2 मोल को वेट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, घबरा मत, घबरा मत। आपको पता है किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं, तो 1 मोल का वजन, तो 1 मोल का वजन निकाल, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, एक ऑक्सीजन 16, 3 हो गया 16 तिया 48, 9 5 14, 14 और 8 हो गया 22, 2 5 3 8 4 12, ले मॉलिक्यूलर वेट आ गया 122.5, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल KClO3 का वजन, हाँ सर आपने बताया, तो 122.5 ग्राम में 1 मोल तो 2 मोल का वजन, इसका डबल हो जाएगा। ओहो हाँ, तो ले, तो 2 मोल KClO3 में लिख सकता हूं 245 ग्राम। बोल आ गई ना बात समझ में, हाँ सर बात सेम ही है। 3 मोल O2 देगा, 1 मोल O2 32 ग्राम, क्योंकि O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल का वजन, 1 मोल O2 32 ग्राम, 3 मोल 32 दिया 96 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो तो चाहे मैं ऐसे लिखूं 2 मोल KClO3 3 मोल O2 देगा, या 245 ग्राम KClO3 96 ग्राम O2 देगा, बात सेम ही है। तो यस अब हो गया, जब 245 ग्राम 96 ग्राम O2 देता है तो बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है ना, तो ऐसा बोला, तो जब 245 ग्राम इतना देगा तो ये पूछ रहा है तो 2.45 ग्राम कितना देगा, कितना देगा, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, हाँ ठीक है मेरे बेटा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, डेसिमल हटाया, 245 से 296 बाय 100, 0.96 ग्राम O2, 0.96 ग्राम O2, पक्का मेरे बेटा, ओ सच्ची बोलो, ईमानदारी से बोलो, आ गया ना मेरे बच्चे को समझ में,
ग्रेट। तो ऐसे ही करना है जब भी कोई बैलेंस इक्वेशन वाला क्वेश्चन आए, ठीक है। अब इसके अलावा ना इसमें एक और बड़ी प्यारी सी चीज आती है, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। सर ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, फोड़ देंगे सर, है ना। हाँ, अब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है। सर ये क्या है सर, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट? ये भी रिएक्शन वाले क्वेश्चनों में यूज होता है, बट ये तब यूज होता है जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा दिया हो। जैसे मान ले, समझने की कोशिश करियो, H2 प्लस O2, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्या बोलेगा कि एक बर्तन में मैंने 2 मोल हाइड्रोजन लिया, 2 मोल ऑक्सीजन लिया, पता पानी कितने मोल बनेगा। अब भाई रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम क्या, अभी बता रहा हूं लिमिटिंग क्या होता है। इसका यूज तब होता है केवल जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो। इस वाले क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा तब यूज होता है जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो। ठीक है सर, आ गई इतनी सी बात समझ में। अब बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है सर जी, करा दो। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले बैलेंस कर। ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ एक ही है, ले। हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हो गए, सर बैलेंस हो गया। अब अगर तू बैलेंस के अकॉर्डिंग देखे पानी कितने मोल बनेगा, तो सुन, बैलेंस इक्वेशन कह रही है इसका 2 मोल, इसका 2 मोल देगा, तो मेरे बेटा इसका 2 ही मोल है बर्तन में, तो 2 मोल देना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन पानी 2 मोल बनना चाहिए। बट बैलेंस इक्वेशन ही कह रही है 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर देगा, डबल। 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर देगा, डबल। तो 2 मोल ऑक्सीजन है, तो मेरे बेटा ये कितना बनना चाहिए, 4 मोल, डबल। भाई जब 1 मोल 2 मोल दे रहा है तो 2 मोल 4 मोल देना चाहिए, तो ले ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ये 4 मोल बनना चाहिए। इसने बोला कि ये बनेगा, इसने बोला ये बनेगा, ऐसा तो नहीं बना, तो कुछ एक ही अमाउंट होगा। तो किसकी बात सही है, किसकी बात माने? तो मेरे बेटा जो रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसी रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके, ओके सर जी, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो दोनों ध्यान रख, कभी भी रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा हो तो दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और वो डिसाइड करेगा जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जा रहा है। ठीक है सर, तो कैसे पता लगे सर कौन खत्म हो रहा है? तो बस एक चीज ध्यान से रखना, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग, हाँ सर, इसका 2 मोल हमेशा इसके 1 मोल को खाएगा। जब इसका 2 मोल खत्म होगा उतने टाइम में इसका 1 मोल खत्म होगा, तो ले इसका 2 मोल खत्म हो गया, उतने टाइम में इसका 2 मोल ने इसके 1 मोल को खाया होएगा, तो इसका 1 मोल ही खत्म होएगा उतने टाइम में। ले मेरे बच्चू, ये बच गया, क्योंकि बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। 2 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा, बर्तन में इसका 2 मोल दिया हुआ है, तो इसका 2 मोल खत्म हुआ तो इसका 1 मोल ही खत्म हुआ होगा, तो ये बच गया, ये खत्म हो गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, तो ये डिसाइड करेगा, तो इसकी बात मानेंगे। 2 मोल दे रहा है, 2 मोल बराबर, तो ये खत्म हो गया, तो 2 मोल देगा बराबर, 4 मोल नहीं 2 मोल बनेगा। बोल आई बात समझ में? ओके, चल अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको मैं और परफेक्ट कर देता हूं मेरे बेटा के लिए। अच्छा सर, सर जी बड़ा आसान, कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चन तो अगली क्लास में थोक के भाव करने ही करने हैं, अगली क्लास में तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर। बस कंसेप्ट इसको आज समझना है, ये इसका पूरी सीरीज का ना पैटर्न ही है। एक क्लास में कोई भी टीचर कंसेप्ट कराएगा, अगली क्लास में उसके ऊपर दबा के प्रैक्टिस, ठीक है। अभी बस उतने क्वेश्चन करेंगे जिससे कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके सर, मैंने बोला इन अ वेसल, अच्छा, इन अ वेसल, अच्छा, ओके, 3 मोल नाइट्रोजन एंड 6 मोल हाइड्रोजन आर टेकन। ठीक है भाई, और यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखा दूंगा, परसेंटेज यील्ड का। ओके, इन अ वेसल 3 मोल नाइट्रोजन एंड 6 मोल हाइड्रोजन आर टेकन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितने अमोनिया के मोल बनेंगे इफ परसेंटेज यील्ड इज 50%। है सर, ये तो बाकी सब ठीक है, ये परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है? परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है मेरे बेटा, जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है, अगर
उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहा है तो हम बोलते हैं 100% यील्ड है। अगर क्वेश्चन में यील्ड नहीं मेंशन है तो 100% मान के चलते हैं। जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है अगर प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है तो यील्ड 100% है। बट अगर मैंने बोला कि यील्ड 50% है तो इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है कि प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए, फिर उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। वो अभी सिखाता हूं कैसे इसको यूज करना है, ठीक है ना। ओ, पहले बैलेंस के अकॉर्डिंग निकाल लो कितना बनना चाहिए प्रोडक्ट, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। हाँ सर, तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है और अमोनिया बना रही है, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। बैलेंस करो, 2 एटम, 1 एटम 2, हाइड्रोजन 2 तिया 6, 3 दूनी 6। आ गई बात समझ में? हाँ सर जी आ गई समझ में, ग्रेट। अब सब लोग सुनते जाना बहुत ध्यान से, ठीक है सर जी, सुन लेंगे सुन लेंगे सुन लेंगे। सुनो भाई, आपका ये 3 मोल दे रखा है, बैलेंस तो हो गई 3 मोल है, ये 6 मोल है, पूछ रहा है कितने मोल बनेगा। तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, कोई एक डिसाइड करेगा और वो डिसाइड करेगा जो पहले खत्म हो जाएगा। तो कैसे पता लगे कौन खत्म होगा? तो घबरा मत, 3 मोल हमेशा इसके 1 मोल को खाएगा, बैलेंस ऐसा बोल रही है। तो जब 3 मोल 1 मोल को खाएगा तो 6 मोल है, तो 6 मोल कितने को खाएगा? 3 मोल हाइड्रोजन, सुनता जा, 3 मोल हाइड्रोजन हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन को खाएगा। हाँ सर बैलेंस, तो 6 मोल था तो 6 मोल ने कितने को खाया होगा? ये डिवाइड बाय ये। हाँ सर, तो 2 मोल नाइट्रोजन को खाएगा, तो 6 मोल 2 मोल को खाएगा, तो जब इसका 6 मोल खत्म हुआ उतने टाइम में इसका 2 मोल खत्म होगा, ये बच गया मेरे बेटा, ये खत्म हो गया, तो ये लिमिटिंग है, तो ये डिसाइड करेगा। बहुत बढ़िया, तो ये डिसाइड करेगा। अब सुन, 3 मोल हमेशा देता है 2 मोल, हाँ बैलेंस के अकॉर्डिंग। 3 मोल हाइड्रोजन हमेशा देता है 2 मोल अमोनिया, हाँ ये तो बर्तन में 6 मोल था, तो जब 3 मोल 2 मोल देता है तो 6 मोल ने कितना दिया होएगा? ये डिवाइड बाय ये। सर इतने मोल अमोनिया बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। हाँ सर 4 मोल बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। 4 मोल बनता अगर यील्ड 100% होती या मेंशन नहीं करी होती, बट यहां बोल रहा है यील्ड 50% है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट निकाल दिया कर नॉर्मली बैलेंस के, तो उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। अगर यील्ड 80% होती मान ले, तो जितना बैलेंस इक्वेशन कह रही है कि बनना चाहिए, तो बैलेंस के अकॉर्डिंग 4 मोल बनना चाहिए। अगर यील्ड 80% होती तो 4 मोल नहीं, उसका 80% बनता, बट यहां यील्ड 50% है तो 4 मोल बनना चाहिए था बैलेंस के अनुसार, बट 4 मोल नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। तो 4 मोल का 50%, ओ सर 2 मोल बनेगा। बस परसेंटेज यील्ड का सबसे एंड में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है सर, आ गई सर बात समझ में सर, कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक, ग्रेट। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा बच्चा कर सकता है। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, है ना। अब मैं अपने बच्चों को और छोटी सी चीज बता देता हूं। हाँ सर जी बता दो। अब मेरे बेटा ऐसी इसमें आती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, या उससे पहले एक चीज और बताता हूं। हाँ, फॉर गैसेस मेरे बेटा 2 चीज आपको याद रखनी है, स्पेशली 2 पॉइंट्स हैं जो गैसेस के लिए आपकी आत्मा में होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है उनसे। क्या? एक प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन होती है मेरे बेटा, जैसे एसटीपी की अगर बात करें तो हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, जो कि लगभग लगभग 180 एम, और लगभग लगभग यही कंडीशन होती है एनटीपी। ओके, एट एसटीपी और एनटीपी ये प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है बेटा। दुनिया में कोई भी गैस का 1 मोल देखा गया है 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। अच्छा, 1 मोल ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो, है ना, हाँ, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। अच्छा, और मेरे बेटा ध्यान रखना 22.4 लीटर को ही
मैं बोल सकता हूं 1000 से गुणा कर दे तो मिलीलीटर, और मिलीलीटर ही क्यूबिक सेंटीमीटर को बोलते हैं, तो इसलिए घबराइयो मत। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बहुत। दुनिया की कोई भी गैस, सिर्फ गैस के लिए एट एसटीपी और एनटीपी, एक मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट वेट ऑफ, हाँ कैलकुलेट वेट ऑफ 1.12 लीटर, अच्छा, मीथेन गैस एट एनटीपी। जल्दी से बता भाई, बता सकता है क्या मेरा बेटा? जल्दी से बता। सर ये कैसे करेंगे सर, गैस का वॉल्यूम दिया है। हाँ तो बेटा एक चीज अब सुन लेना, सुन लेना मेरे बच्चों। सर 1.5 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं सर। ले तेरा एंटरटेनमेंट कर देता हूं। करूं मैं एंटरटेनमेंट? इसका आंसर निकाल, चल तू निकाल, अब मैं नहीं निकाल रहा। दिस इज एंटरटेनमेंट। सर आप तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हो सर, लगातार 1.5 घंटे से पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़े जा रहे हैं। तो भाई पढ़ने के लिए तो आया है, पर हाँ अगर तुम कुछ खुद से करोगे तो आ जाएगा, है ना? देख फिर मजा आएगा। अरे पढ़ाई में ही तो मजा आता है। तो चलो अब सर कैसे करेंगे? 1.12 लीटर मीथेन का एनटीपी पे वजन निकालना है। आपको बस एक चीज पता है, एट एनटीपी और एसटीपी दुनिया में किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर घेरता है। तो उसी स्टेटमेंट का प्रयोग करो, 22.4 लीटर मीथेन, है ना, वॉल्यूम घेरेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम, 1 मोल मीथेन घेरेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात, इस स्टेटमेंट से आ गया। सही बात है, दुनिया की कोई भी गैस हो 1 मोल 22.4 लीटर 1 मोल मीथेन घेरेगा। अब आपको वेट निकालना है, तो इसके 1 मोल मीथेन को वेट में कन्वर्ट कर, तो ले बात वही है, 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल मीथेन घेरेगा। 1 मोल मीथेन का वजन कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख, मॉलिक्यूलर वेट, एक कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मीथेन का वजन। ले बात बिल्कुल सेम है, 1 मोल मीथेन लिखूं या 16 ग्राम? यस, तो 22.4 लीटर मीथेन, 22.4 लीटर मीथेन का वजन होगा 16 ग्राम। तो जब 22.4 लीटर का वजन 16 ग्राम, तो 1.12 लीटर का वजन पूछ रहा है, तो 1.12 लीटर का वजन कितना होएगा? ओ जी ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इनटू में ये, इतने ग्राम हो गया सर। सब यूनिटरी है, तू देख रहा है, सब यूनिटरी मेथड। डेसिमल हटाया 11.2 करो तो 10 आया, ये 11.2 2 से 8/10 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम मेरे बेटा, 0.8 ग्राम, 1.12 लीटर का वजन 0.8 ग्राम। सच्ची बोलो आया ना समझ में, और झूठ ना बोलो। यस सर, आ गया स्वाद। हाँ सर जी, आ गया स्वाद, बहुत बढ़िया स्वाद आ गया सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म ये चीज आ गई। अब इसमें एक चीज और होती है मेरे बेटा, अब उसको बहुत ध्यान से देखियो। क्या सर? किसी भी गैस के लिए एक चीज बस और याद रखनी है आपको, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसी की वेपर डेंसिटी का डबल होता है। इसको अपनी आत्मा में संभाले। किसी भी, तो इसका कोई और देख, वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, किसी भी गैस की डेंसिटी, मान ले वेपर डेंसिटी गैस एक्स की निकालनी है, तो उसी की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से। रेफरेंस हाइड्रोजन है बेटा इसमें हमेशा, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से। और ध्यान रखें दोनों डेंसिटी सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ये नहीं जानना है क्या है, बस पता होना चाहिए। किसी भी गैस का अगर वेपर डेंसिटी दी है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता है किसी भी गैस का, तो वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी, शाबाश। आ गई मेरे पिताजी को बात समझ में। यस सर, ये सारे पॉइंट याद रखना, अगली क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आ जाएगा, कहर मजा आएगा। ठीक है ना? हाँ, अगली क्लास मतलब कल। हाँ सर जी, बिल्कुल सर, सही कह रहे हो।
अब मेरे बेटा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट चीज बच गई जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो है मेरे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, अच्छा, उसकी मात्रा को दिखाती है मेरे बेटा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है सर, ठीक है सर। कौन कौन सी होती है, हमें इस चैप्टर में 8 पढ़नी है। नॉर्मेलिटी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा जाता है। ओके, तो कौन कौन सी होती हैं जी? एक होती है परसेंटेज बाय वेट। ओ, वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूट जनरली कम मात्रा में होता है, जनरली। ओके सर जी। तो अगर मान ले किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकालना है तो पूरे सॉल्यूशन का वजन नीचे, ऊपर में देखेंगे उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट ना दिया हो तो पानी मानना है, परसेंटेज के लिए 100। ओ, ओके। दूसरा फिर होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेम है बिल्कुल। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज, नीचे में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ऊपर में बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज के लिए 100। तीसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या करते हैं, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में वेट, ऊपर में वेट, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गई है। अच्छा, ओके सर। और अब मेरे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा मोलैरिटी, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोल दिखाता है। अच्छा, ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि पलटी मार के ऊपर 1000 तब आएगा जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा। अच्छा, और ध्यान रखना जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है। अच्छा, तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फिर एक अगली कंसंट्रेशन टर्म है मेरे बेटा मोलैलिटी, इसको छोटे m से दिखाते हैं। ये क्या होता है सर, तो मोलैलिटी दिखाता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अच्छा, ये सॉल्वेंट में, हाँ, ये एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा दिखाता है। तो नीचे में लिखते हैं हम वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 पलटी मार के ऊपर। ओके, छठा होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। ओके, इसको हम जाई से दिखाते हैं, जाई। तो इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्यूट के मोल, नीचे में टोटल मोल, टोटल मोल क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, तो ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। सर जी सही कह रहे हो सर, ये बस फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, इनका एप्लीकेशन कैसे है, क्वेश्चन कैसे है, वो तो अपन अगली क्लास में करना ही है। हाँ सर जी। सातवां होता है मेरे बेटा पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख, ये दिखाता है कि 10 लाख ग्राम, मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो ये कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, बस इंटू 10 की पावर 6 कर दी। तो ये दिखाता है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, पीपीएम। ओके, ओके सर जी। और आठवां और अंतिम पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन का मतलब 100 करोड़, 10 की पावर 9। तो ये दिखाता है 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो बिल्कुल सेम है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9। दैट्स इट। ये मेरे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम लोग इनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, अगली क्लास के अंदर, पक्का। अब चल इसके बस थोड़ा सा यूज सिखा देता हूं, इसका यूज सिखा देता हूं अपने बच्चे को। सर जी सिखाओ। तो जितने भी बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके, मैंने आप लोगों को सब जिक्र कर लिया है ना, उनके ऊपर छोटे छोटे हमने क्वेश्चन भी करके देखे। अब अगली क्लास में हर लेवल का जैसा भी आईसर में आ सकता है उनको अपन फोड़ेंगे,
बस ये एक एक कंसेप्ट पूरी एक जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे पता होने चाहिए। इन्हीं का यूज करते हुए हम थोड़ी फोड़ी क्वेश्चन करेंगे मेरे बेटा अगली क्लास में, ठीक है। अब चल इस पर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैंने बोला क्या बोला सर? मैंने बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी ओके ऑफ 20% बाय वेट ओ NaOH सॉल्यूशन, और दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको 2 ग्राम पर ml है। ये कैसे करेंगे सर? ये कैसे करेंगे सर? तो मेरे बच्चे दिल थाम के बैठना। भाई साहब आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है सर। तो सर ये कैसे करना है? तो सुनो ना, और है ना, और निकालनी है मोलैरिटी। ऐसे इंटर कन्वर्जन के भर भर के क्वेश्चन आते हैं, देख कैसे करना है। जो NaOH सॉल्यूशन, ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन का नाम है मतलब सॉल्यूट वही है। मैं बोलूं NaOH सॉल्यूशन तो समझ जा सॉल्यूट NaOH है। ओके ठीक है सर। अब जो दिया हुआ है ना कंसेंट्रेशन टर्म, उसका मतलब लिख 20%। 20 पर माने प्रति, सेंट माने 100, 20 प्रति 100 मतलब प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, क्योंकि दोनों का वेट है। हाँ तो इसका मतलब लिख लिया। इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अरे नाम से पता लग रहा है। 20%, पर माने प्रति, सेंट माने 100, 20 प्रति 100 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। वेट बाय वेट है ना, दोनों का वेट लेंगे, ठीक है। जो दिया था उसका मतलब लिखा, जो निकालना है उसका फॉर्मूला। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर ml में होगा तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 तभी आएगा जब ये ml में। अब ये निकालना है तो चलो अब यहां से रखना शुरू करो। मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। मुझे तो वेट पता है, वेट से मोल निकालना सिखाया है सर ने। कैसे भाई बताया? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। सोडियम का 23 प्लस एक ऑक्सीजन 16 39 प्लस एक हाइड्रोजन 40। लो जी लो, 1/2 0.5 मोल। सर जी 20 ग्राम NaOH मतलब 0.5 मोल है NaOH की। नीचे में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तेरे को तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है तो कन्वर्ट करता जा, जो जो चाहिए वो। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। जीवन भर याद रख, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ग्राम पर ml में है, वेट ग्राम में लिया तो वॉल्यूम ml में आएगा। तो लिए 100/2 50 ml, तो 100 ग्राम का वॉल्यूम 50 ml। लीटर के लिए 1000 तो है ही, ml में आया ना, डेंसिटी ग्राम पर ml में, वेट ग्राम में लिया सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम ml में आएगा। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। और ये पूरा 5 चला गया 0.1, 0.1 इंटू 100, इसकी मोलैरिटी आ गई 10। और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो मेरे बच्चे जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, आइसर में इसके बियॉन्ड मेरे बेटा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हम लोगों ने किए हैं, है ना। एक दो छोटी थ्योरेटिकल चीज है वो मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस कर लूंगा। ओके सर जी। और अगली क्लास में जितने भी हमने कंसेप्ट आज सीखे हैं इन्हीं के ऊपर पूरे दबा के क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन लोग। ओके सर जी। तो सर 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 होमवर्क क्या रहेगा सर? तो मेरे बेटा होमवर्क में क्या रहेगा, आपको सारे कंसेप्ट, हाँ एक बार आप बेटा ये नोट्स अच्छे से पढ़ना, सारे कंसेप्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ऐसा करना आप ना प्रीवियस ईयर PYQs ट्राई करके आना, क्योंकि अगली क्लास में मैं लेके आ रहा हूं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, है ना। हाँ PYQs ट्राई करना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ और सुनो, अगर किसी को एप्लीकेशन में दिक्कत है, ठीक है, हमने तो आज कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया है, अगर एप्लीकेशन में दिक्कत है तो अगली क्लास के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है। तो बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, देख सब बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल करने भी सीख जाओगे। बस ये कि हाँ
हमें पूरा एक क्लास में, क्योंकि इसका पैटर्न ही है, पूरा एक क्लास में जो थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पूरे चैप्टर के हमें डिस्कस करने हैं, और उसको अगली क्लास में उसके फिर फोड़ फोड़ क्वेश्चन करेंगे। तो देखोगे धीरे धीरे, बस बने रहना। देखो पहले दिन में जज नहीं करना होता है, ठीक है ना। बिल्कुल जब तक आप एक डिवोशन के साथ नहीं बैठोगे, समर्पण के साथ नहीं बैठोगे, नहीं सीख पाओगे। और ऑब्वियस है, इसको हम उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई जो फुल लेंथ बैच होते हैं, अब मान लो भाई मोल कॉन्सेप्ट जब नॉर्मल बैच में लेता हूं, है ना, यकीन का हो गया या प्रयास का हो गया, तो जब नॉर्मल बैच हम लेते हैं तो उसमें इसी चैप्टर को करने के लिए 14-15 क्लास मिलती हैं, 15-15 क्लास मिलती हैं, तो अलग है। बट ये आईसर के लिए ये एक हमारा ऐसा कोर्स है जिसमें एक दिन हमें पूरा थ्योरी करनी है, पूरा चैप्टर एक दिन में करना है, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये कि पूरा हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, अब इसका एप्लीकेशन करना सीखेंगे, तोड़ फोड़ वाला, ठीक है मेरे बेटा। तो खूब अच्छे से पढ़ो, बिंदास तरीके से, अगली क्लास में मचा देंगे अपन तगड़ा वाला। तो मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने आज एंजॉय किया होगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं और मजा आएगा, धीरे धीरे ये पढ़ाई का जो सुरूर है ना, धीरे धीरे चढ़ता है, और मजा आएगा, और मिलके मचाएंगे और फोड़ देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।